क्या दोस्तों, हम लोग का भारत में मुद्रा प्रणाली, इसमें हम लोग भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है दोस्तों रुपया, जबकि आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। और रुपया नाम का सिक्का पहली बार जो है वो शेर शाह सूरी के द्वारा ही लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया गया था। जबकि जबकि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है वो 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा का या करेंसी का प्रचलन की बात करें तो वो हुआ था 1862 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल वर्ष 1957 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, जबकि मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। वो हुआ है दोस्तों वर्ष 1949 में, 1966 में और फिर 1991 ईस्वी में। ये 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। जबकि भारत में सिक्कों की टकसाल की बात करें तो वह है मुंबई में 1830 ईस्वी में और हैदराबाद में 1903 ईस्वी, जबकि कोलकाता में 1950 और उसके बाद फिर नोएडा में 1889 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके बाद में बात करें तो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये के नोट जो हैं वो करेंसी नोट प्रेस है जो कि नासिक महाराष्ट्र में छपती है। इसके बाद में बात करें तो देवास, कहने का मतलब है दोस्तों, एक बार फिर से इसे समझेंगे कि नासिक महाराष्ट्र में कौन कौन सी नोट छपती है। तो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में नोट छपती है 10 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की और फिर उसके बाद 500 रुपये की। ये 4 प्रकार के नोट जो हैं वो नासिक महाराष्ट्र में छपती है। जबकि देवास जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और वहाँ पर बैंक नोट प्रेस जो है वो 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये मूल्य वर्ग के नोट छापती है। जबकि बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। जबकि बात करें तो 1 रुपये के नोट और उसमें कम राशि के करेंसी सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक की राशि के नोट जो है वो उसके सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। कहने का मतलब है कि 1 रुपया का नोट और उससे कम राशि के जितने करेंसी सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपया से अधिक का जो राशि के नोट होते हैं उन्हें आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद में 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि नोट निर्गमन के न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर वर्ष 1956 ईस्वी में अपनाया गया था, जबकि ग्रेशम का नियम जो है वो मुद्रा प्रचालन से संबंधित है। इसके बाद में प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। दोस्तों प्लास्टिक मनी की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहलाता है, जबकि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसके बाद में बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है वो थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 रहा है। वहीं बात करें तो मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है, जबकि मुद्रास्फीति जब होती है तो देनदार को हानि हो जाता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो इसके बाद वाला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी वर्ष 1999 ईस्वी को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जबकि वर्तमान में यूरो जो है वो 19 देशों की मुद्रा है। वहीं बात करें तो भारत के बारे में तो भारत जो है वो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है, जबकि भारत जो है वो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद की निर्यात से प्राप्त करता है। इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष जो है वो चीन के पास में है, जबकि सबसे अधिक महंगी मुद्रा जो है वो है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। जबकि भारत ने वर्ष 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की सदस्यता प्राप्त की थी और 15 जुलाई वर्ष 2010 ईस्वी को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह र, जो कि इंग्लिश और देवनागरी दोनों का मिलान है दोस्तों, दोनों का मिला जुला असर है, उसका डिजाइन करता थे दोस्तों D उदय कुमार। इसके बाद में बात करें तो अगला टॉपिक है हम लोग का कला एवं संस्कृति से संबंधित। इससे हम लोग कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों भरतनाट्यम दक्षिण भारत अर्थात तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे कि विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो महिलाएं ही कर सकती है, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बाद में बात करें तो भारत
भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली जो है वो है दोस्तों कर्नाटक संगीत कहलाती है, जबकि कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को माना जाता है। उसके बाद में त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री जो है वो कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। इसके बाद में भरतनाट्यम के प्रमुख घरानों की बात करें तो भरतनाट्यम के प्रमुख घराना रहा है मैसूर घराना, उसके बाद में तंजौर, कांचीपुरम और उसके बाद में पंडलनडूर। ये सारे के सारे जो हैं वो भरतनाट्यम के प्रमुख घराने हैं। जबकि लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सभी के सभी जो हैं वो भरतनाट्यम के कलाकार हैं। जबकि कथकली के बारे में बात करें तो कथकली जो है वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और कथकली के गीतों की भाषा है दोस्तों मलयालम। जबकि कथक की बात करें तो कथक जो है वो है दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली। और इसके बाद में बात करें तो पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी जो हैं वो कथक के प्रमुख कलाकार हुआ करती हैं। जबकि कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बाद में बात करें तो बलतोल नारायण मेनन, अनंत शिवरामन, कृष्ण कुट्टी ये सभी के सभी जो हैं वो कथकली के कलाकार हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि ओडिसी नृत्य शैली जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। जबकि सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, उसके बाद में डोना गांगुली का संबंध रहा है ओडिसी नृत्य से। और भारतीय नृत्य या भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है, जबकि यक्षगान जो है वो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद में मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है, जबकि यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा की बात करें तो जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जबकि सबसे पुराना या प्राचीनतम वाद्य यंत्र की बात करें तो वो बीड़ा है दोस्तों। राग भैरवी जो है वो प्रातः काल में गाया जाता है। और एक और राग है जिसका नाम है मियाँ की मल्हार, और मियाँ की मल्हार जो है वो तानसेन की रचना है। और हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो वे बांसुरी वादक रहे हैं। कहने का मतलब है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। और वहीं बात करें बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो कौन नहीं जानता दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं या वे शहनाई वादन से संबंधित है। इसके बाद में अमजद अली खां की बात करें तो अमजद अली खां जो है वो प्रसिद्ध सरोद वादक रहे हैं, जबकि शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। इसके बाद में सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, जबकि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो गायन से संबंधित हैं। इसके बाद में मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो उड़ीसा में है और लिंगराज का मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है। जबकि खजुराहो का मंदिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जो कि नागर शैली के अच्छे उदाहरण है। कहने का मतलब है कि सारे के सारे अर्थात मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, उसके बाद में खजुराहो के मंदिर ये सभी जो हैं वो नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। और नागर शैली के विकास की बात करें तो नागर शैली का विकास हुआ है दोस्तों गुप्त काल में, जबकि गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल में। इसके बाद में बात करें तो कांची का कैलाश मंदिर, उसके बाद में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के अच्छे उदाहरण है। इसके बाद में दोस्तों नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को ही बेसर शैली कहा जाता है। जबकि होयसलेश्वर अर्थात हेलेबीड, उसके बाद में वैष्णव मंदिर, वृंदावन, ये सभी के सभी जो हैं वो बेसर शैली के उदाहरण है। इसके बाद में मधुबनी चित्रकला की बात करें तो मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है, जबकि बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद की बात करें दोस्तों तो सरोद में कुल मिलाकर के 19 तार होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों विमुद्रीकरण के बारे में। विमुद्रीकरण से संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। और विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण है दोस्तों कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधि पर अंकुश लगाना। जबकि भारत में अभी तक तीन बार वर्ष 1946, 1978 और फिर उसके बाद में वर्ष 2016 ईस्वी में तथा स्वतंत्र भारत में केवल 2 बार वर्ष 1978 और 2016 ईस्वी में विमुद्रीकरण हुआ है। कहने का मतलब है कि 3 बार में 2 बार स्वतंत्रता के बाद में और एक बार वर्ष 1946 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी एक बार विमुद्रीकरण किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि
सर्वप्रथम 12 जनवरी वर्ष 1946 ईस्वी को आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख के द्वारा ब्रिटिश शासन में ही 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे कि वर्ष 1954 ईस्वी में पुनः शुरू किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि दूसरी बार 16 जनवरी वर्ष 1978 ईस्वी को आरबीआई के गवर्नर रहे थे आईजी पटेल। उनकी अध्यक्षता में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही 1000, 5000 और 10,000 के नोटें जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में कह रहा है कि वर्ष 1987 ईस्वी में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 ईस्वी में 1000 नोट को पुनः प्रचलित किया गया। इसके बाद में तीसरी बार 8 नवंबर वर्ष 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके लिए बदले में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 8 नवंबर वर्ष 2016 ईस्वी को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल हुआ करते थे, जबकि 30 जून 2011 ईस्वी को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा के सिक्के को बंद किए गए थे। इसके बाद में बात करें तो विमुद्रीकरण जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य जो है वो नरेंद्र मोदी का है। कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बात कहा गया था कि विमुद्रीकरण जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित करेगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 2000 रुपये के नोट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छपती है, जबकि वर्ष 1944 ईस्वी में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। उसके बाद में वर्ष 1949 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा में छापा गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि 10,000 रुपये के नोट को सबसे पहले वर्ष 1938 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रचलित किया गया था, जबकि 2000 रुपये का पहला नोट जो है वर्ष 2016 ईस्वी में जारी किया गया था। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। उसके बाद में बात करें तो विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ रहा था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक।